तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सीखते हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। मेनली हम लोग सीखेंगे कि जब जनरली हम लोग पास करते हैं उसमें जीएसटी के साथ किस तरह से एंट्रीज को करनी है, किस तरह से उसका इफेक्ट डालना है, वो सब चीज हम लोग जनरली में यहाँ पे देखना है। ठीक है ना। तो चलिए अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। अब देखो अकाउंटिंग फॉर जीएसटी में हम लोग क्या सीखना है। जीएसटी पहले जान लो बच्चा होता क्या है। पहले होता क्या था, जब जीएसटी हमारे देश में नहीं आया था। जीएसटी तो गवर्नमेंट बहुत सालों से कोशिश कर रही थी। पहले दूसरी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ट्राई किया कि जीएसटी लाने का, फिर बिल पास नहीं हो पाया, फिर ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जीएसटी पास किया। तो जीएसटी एक्चुअली में लाया क्या हो गया। जीएसटी एक्चुअली में क्या होता था, बिफोर जीएसटी बहुत सारे बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्स होते थे। और दूसरा उसका क्या होता था, अलग अलग स्टेट में, सेम कंट्री में, हमारे देश में ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट वैरी करते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरे वन नेशन और वन टैक्सेशन होना चाहिए, इस तरह का पॉलिसी लाने के लिए उन्होंने जीएसटी लागू किया। और उन्होंने ये लागू जब किया तो उनको लगा कि सारे देश में सिर्फ एक जैसा ही टैक्स होगा, इसलिए जीएसटी आया। राइट। तो जीएसटी क्या है। जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी कोई गुड्स बेचा या खरीदा जाता है तो बच्चों जीएसटी लगता है। सो सिर्फ गुड्स ही नहीं, अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं या आपसे किसी से सर्विस ले रहे हैं उस टाइम में भी जीएसटी पे करना पड़ता है या लेना पड़ता है। तो जीएसटी हैज रिप्लेस वेरियस ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज। तो बहुत सारे, मैंने पहले ही कहा ना कि पहले अलग अलग स्टेट में बहुत सारे टैक्सेस हमारे देश में थे, तो उन सारे टैक्सेस को रिमूव किया गया और उसके बदले में एक टैक्स लाया गया जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं ना। तो जीएसटी जब रिमूव हुआ तो कौन कौन से टैक्स को जीएसटी ने रिप्लेस किया, हमको ये जानना है कि जीएसटी ने कौन कौन से टैक्सेस को रिप्लेस किया है। पहला एक्साइज ड्यूटी। पहले बच्चों क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को हटाया। एक्साइज ड्यूटी किसी पे लगता था, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर लगता था जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। दूसरा स्टेट वैट लगता था, और स्टेट वैट जो होता था ऑन सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। अगर आप सेम स्टेट के अंदर में, जैसे आप कोलकाता में रहते हो तो आप कोलकाता में सेलर भी है, कोलकाता में बायर भी है, तो इसको बोलते हैं सेम स्टेट में आप परचेस या सेल कर रहे हो। तो वहां पे जब लगता था तो वहां पे स्टेट वैट लगता था और उसे स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। नाउ देन आता था सेंट्रल वैट ऑन द सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। अगर आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में बेचते थे सामान या खरीदते थे तो वहां पे सेंट्रल वैट लगता था, जिसको हम लोग बोलते थे ऑन सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड स्टेट, लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता था बच्चों सर्विस टैक्स ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो देखिए सर्विस टैक्स के लिए अभी क्या हो गया कि गुड्स एंड सर्विस के लिए एक ही रेट हो गया, एक ही टैक्सेशन हो गए, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था ना, सर्विस टैक्स के लिए अलग एक टैक्स था जिसको हम लोग सर्विस टैक्स बोलते थे, और वो प्रोवाइडिंग सर्विस के ऊपर लगता था। जब भी आप लॉयर हो, आप कुछ भी हो, ऐसा सर्विस दे रहे हो तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, एंड दैट वाज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको समझ में आया बच्चों कि जीएसटी क्यों आया और कौन से टैक्सेशन के बदले में आया। राइट। तो यूनिफाइड मतलब पूरे स्टेट में एक जैसा टैक्स हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी को लागू किया। राइट। चलिए अब देखते हैं टैक्सेशन में दो तरीके हैं, दो तरह का टैक्स है नॉर्मली। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बर्डन एंड लायबिलिटी ऑफ द सेम पर्सन। मतलब डायरेक्ट टैक्स हमेशा सेम पर्सन के ऊपर लगता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि टैक्सेशन, जैसे मैंने आपने इनकम कमाया, अगर आप खुद इनकम जनरेट कर रहे हो और आप खुद टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। जैसे आप पे करते हो ना, उसको बोलते हैं बच्चा डायरेक्ट टैक्सेशन। जैसे आपके पापा ने, पापा तुम्हारे इनकम करते हैं, आपके पापा कुछ इनकम कर रहे हैं, तो मान लो साल में उन्होंने 20 लाख 25 लाख या 50 लाख कमाया, तो जो इनकम उन्होंने जनरेट किया उस इनकम के ऊपर उनको टैक्स खुद देना है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो बर्डन भी आपके पापा के ऊपर है, लायबिलिटी भी आपके पापा के ऊपर है, कर्जा उनके सर पे है कि उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ठीक है, इसीलिए कहा गया ऑफ द सेम पर्सन। दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, बर्डन एंड लायबिलिटी ऑन द डिफरेंट पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो पे करता है, जो यहाँ पे कर रहा है, बर्डन एंड लायबिलिटी ऑन द डिफरेंट पर्सन, मतलब दूसरे के ऊपर होगा। ये कैसे होगा, विल सी टू दैट। चलिए टैक्स देखो, मैंने कहा जब मैं बात कर रहा हूँ टैक्स की, टैक्स बर्डन और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। किसके लिए बर्डन होता है टैक्स में, जीएसटी हम लोग जब करने जा रहे हैं बच्चा, तो बर्डन किसके लिए होता है, बायर के लिए। क्योंकि ये जीएसटी देना किसको है, कौन पे करेगा, इसको पे करता है हमेशा कंज्यूमर, खरीदने वाला ही हमेशा जीएसटी पे करता है।
राइट बच्चों। और आपसे जिसने सामान बेचा, जिसने आपको सामान बेचा है, ही इज द सेलर, आपको खरीदार कस्टमर हो, आपको उसका जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो यू आर द बायर, तो ये आपके लिए बर्डन है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब यू आर द पर्सन हु हैव टू पे द टैक्स राइट एट द टाइम ऑफ परचेज, इसीलिए आपको कहा गया यू हैव द बर्डन टू पे, तो यू आर द बायर। अब आपसे जो टैक्स कलेक्ट करता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट तो डायरेक्ट आपसे लेने आती नहीं है। उस टैक्स को क्या करता है? जो दुकानदार है या जो बिजनेसमैन है जो आपको सामान बेच रहा है वो आपसे कलेक्ट करता है, और ये जो टैक्स उसने कलेक्ट किए उसे किसको पे करने हैं? गवर्नमेंट को पे करने हैं। इसीलिए कहा गया सेलर के लिए और शॉपकीपर के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज सेलर ने क्या किया? कस्टमर से ले लिया है टैक्स, और अब उसका लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन भराए, मतलब पे करे गवर्नमेंट को। इसीलिए बोला गया लायबिलिटी ऑफ टैक्स फॉर द सेलर एंड शॉपकीपर। यहां तक समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं बच्चों, ताकि आपको समझने में और बेटर समझ में आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा एक मैन्युफैक्चरर है बच्चा, देखो मैन्युफैक्चरर है, और मैं ये जो सिखा रहा हूँ ये सोचते हुए कर रहा हूँ बेटा कि आपको बेसिक जनरलिटी आती है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशंस दिखा रहा हूँ जीएसटी से रिलेटेड। तो इजी है, बहुत सिंपल है, खाली आपको समझना है। मान लीजिए गुड्स जब मैन्युफैक्चर होता है और कस्टमर तक पहुंचता है, तो किसके पास से किसके पास गुड्स जा रहा है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चर कौन है? जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसने क्या किया? होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को बेचा, और रिटेलर ने किसको बेचा है? कंज्यूमर को बेचा है। तो यहाँ पे 4 लोग इन्वॉल्व हैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में एट द एंड, राइट। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, मान लो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरर ने जो मैन्युफैक्चरिंग किया उसके लिए कॉस्ट पड़ा, उस प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ा 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये कॉस्ट है मैन्युफैक्चरर के लिए, राइट। तो अब वो क्या करेगा? वो बेचेगा किसको? होलसेलर को। तो मान लीजिए ये जो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर को बेच रहा है, और होलसेलर को यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर बेच रहा है बच्चा, इसको प्रॉफिट में बेच रहा है। कितने रुपए प्रॉफिट में बेच रहा है? 2,000 रुपये, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कर रहा है वो? 2,000 रुपये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर 10,000 रुपये, उसने प्रॉफिट कितना किया? 2,000 रुपये। तो बताओ कितने में वो सेल कर रहा है? ही इज सेलिंग फॉर 12,000 रुपीज, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टैक्सेशन की बात नहीं होती, अगर टैक्स नहीं होता, तो हम लोग बोलते कि जो 12,000 में जो मैन्युफैक्चरर बेच रहा है यही इसके लिए कॉस्ट प्राइस है, राइट। यही उसके लिए होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है। मान लो यहाँ पे टैक्सेशन नहीं होता, कोई टैक्स फैक्स नहीं है, ऐसा जान लो आप, मान के चलो। तो अगर टैक्स नहीं होता तो कॉस्ट प्राइस इसका था मैन्युफैक्चरर का 10,000 रुपये, प्रॉफिट थी 2,000 रुपये, टोटल कितना हुआ? 12,000 रुपये। अब ये 12,000 जो इसको दिख रहा है बेटा, अगर टैक्स नहीं होता तो यही 12,000 रुपये मैन्युफैक्चरर होलसेलर से लेता, तो मैन्युफैक्चरर के लिए यही 12,000 क्या बनता? सेलिंग प्राइस बनता, और यही मैन्युफैक्चर होलसेलर के लिए क्या बन जाता? कॉस्ट प्राइस बन जाता। आया समझ में कि नहीं है? ध्यान में रखना बच्चा इसको। अच्छा अब देखो, हाँ तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, टैक्स तो लगेगा ही, जीएसटी तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट 2,000 है, 12,000 रुपये, आप 12,000 में उसको बेचने जा रहे थे, तो गवर्नमेंट बोलेगी मेरा जीएसटी तो ले ले, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बोलेगी तुमने बगैर जीएसटी के भेज दिया तो भैया मैं तुमसे लूंगा। तो इसका काम है मैन्युफैक्चरर का, वो जीएसटी चार्ज करेगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे मान लो 18% लिया है, 18% गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी चार्ज किया, जो आया 2160। तो बताओ अब टोटल लेगा कितना? ये 12,000 प्लस 2,160 रुपए, 14,160 रुपए में मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा होलसेलर से, राइट। ये तो सबको दिख रहा है बच्चों। तो यहां पे देखो टोटल पैसे आ कितने रहे मैन्युफैक्चरर के पास? 14,160, बट 14,160 इज नॉट द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मैंने कहा था ना बेटा, यहां मान लो दिस इज द काइंड ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चरर, राइट। यही इसके लिए सेलिंग प्राइस था। समझ में आ गई नहीं है? अगर ये जीएसटी नहीं होता तो ये इतने में बेचता ना, तो ये एक्चुअल में इसका सेलिंग प्राइस है, बट उसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जीएसटी कलेक्ट करने के साथ कितना बढ़ता है? 14,160। आया समझ में कि नहीं है? तो चलिए इसका एक जनरलिटी मारते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। मान लो बच्चों ये मैन्युफैक्चरर है, इसको बेच रहा है, तो ऑब्वियसली अगर होलसेलर को बेच रहा है तो इसको पैसे मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट किया,
ध्यान से देखना, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर बोलना बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा टू सेल, तो यहां पे मैंने लिखा टू सेल्स, यहां पे सेल्स लिखा। सेलिंग प्राइस का क्या 14,160 है? नहीं, सेलिंग प्राइस का 12,000 ही है, तो आपने यहां लिखा 12,000 रुपए, राइट बच्चों। अब देखो, ये जो जीएसटी कलेक्ट करेगा कौन करेगा? मैन्युफैक्चर लेगा। मैन्युफैक्चर लेगा किससे? होलसेलर से लेगा। और मैंने क्या बोला था, जो बिजनेसमैन होता है वो जीएसटी लेता है कस्टमर से और वो बाद में गवर्नमेंट को पे करेगा, तो उसके लिए एक तरह से लायबिलिटी बनती है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा टू। और हमेशा याद रखना, जब आप सेल करते हो बेटा तो आउटपुट जीएसटी लगता है। आगे जाके हम लोग इसको सीखेंगे, इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और 12,000 पे कितना परसेंट? 18% आया, तो 2160 जीएसटी ले रहा है। तो सेलिंग प्राइस का कितना था? 12,000, तो 12,000 ही है। जीएसटी इसने कितना कलेक्ट किया? होलसेलर से 2160, तो 2160 इसने कलेक्ट किया, बाद में से गवर्नमेंट को पे करना है, तो इसके लिए लायबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो टोटल ये लेगा कितना? 12,000 प्लस 2160, 14,160, तो यहाँ पे आपने लिखा 14,160 रुपए। ये जेन्युइनिटी हो गई किसकी? सेल की। किसके लिए बेटा? मैन्युफैक्चरर के लिए। आया समझ में कि नहीं है? यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, यहां तक तो क्लियर हो गया बच्चा। अगर इसके लिए सेलिंग प्राइस है 12,000 रुपए, तो इसके लिए एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस 12,000 ही है ना बच्चों। तो इसके लिए 12,000 ही है, क्योंकि बोलोगे सर वो तो पे कर रहा है 14,160, हाँ 14,160 होलसेलर जरूर दे रहा है, बट इसके लिए कॉस्ट प्राइस 12,000 इसलिए माना जाता है कि इसने, होलसेलर ने जो यहाँ पे जीएसटी भरा है, यहां पे जो होलसेलर ने जीएसटी भरा है 2160, वो अपना जीएसटी रिटेलर से वापस ले लेगा। समझ कि नहीं है? तो मतलब ये जो 2160 होलसेलर यहाँ पे पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, तो जब वो सेल करेगा रिटेलर को तो अपना जीएसटी वापस ले लेगा। तो जब वो अपना जीएसटी ले लिया तो उसने जो यहाँ पे किया वहां से उसे मिल जाएगा, तो इसीलिए इसका खर्चा नहीं बनता, इसीलिए उसका लिए कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं किया जाता। तो इसीलिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 12,000 ही माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? ध्यान देना। अब देखो, मान लो मैंने ये जो इसने खरीदा है, इसका कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपए ही, याद रखना, ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है ना। इसने, इसके लिए कॉस्ट प्राइस है 12,000, राइट। अब ये जब बेच रहा है तो ये बेचेगा 6,000 रुपए प्रॉफिट में, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? वैसे आप देखोगे तो इसके लिए बेटा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ध्यान देना, जब ये बेचेगा तो प्रॉफिट कितना करेगा? 6,000 रुपए। तो मतलब ये जब सेल करेगा किसको? रिटेलर को, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा रिटेलर के लिए 18,000 रुपए, राइट। लेकिन वो बाद में, पहले मैं भी इसने जो परचेस किया है उसकी एंट्री समझ लेते हैं। अब देखो, इसने जब सेल किया था तो इसने अपने बुक में एंट्री मारी, राइट। तो इसने परचेस किया है तो परचेस की एंट्री ये मानेगा। तो मैंने कहा इसकी जब जेनेंटी आप मारते हो तो ध्यान दोगे, इसने परचेस किया है तो यहां पे लिखा जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट, राइट, परचेस अकाउंट डेबिट। कितना इसके लिए एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस कितना है? ये 12,000 ही है, तो परचेस यहां पे 12,000 ही लिखा जाएगा, ध्यान देना बच्चों, 12,000। बट क्या इसने 12,000 पे किया? नहीं, इसने 12,000 नहीं पे किया है, इसने जीएसटी का अमाउंट 2160 पे किया है। तो जो जीएसटी का अमाउंट पे किया है उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो इनपुट जीएसटी पहले पे कर दे रहा है, तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना पे किया? 2160। तो पेमेंट टोटल इसने कितना किया? जितना इसने रिसीव किया है उतना ही इसने पे किया है। तो इसका मतलब है इसके पास से मैं होलसेलर के पास से 14,160 किया, तो यहाँ पे लिखेगा टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 14,160। तो ये आप लिखोगे कब? जब यहाँ पे जेनेंटी पहला हुआ, परचेस के लिए जेनेंटी पास करेगा कौन? होलसेलर पास करेगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ओके बच्चों, अब देखो परचेस तो इसने कर लिया, उसकी एंट्री भी मार ली। अब हमें मारनी है एंट्री इसको सेल करने की, राइट, सेल करने की एंट्री मारनी है। तो जब ये सेल करेगा तो इसके लिए तो सेलिंग प्राइस यही माना जाएगा। ध्यान में रखना, हमेशा जीएसटी के पहले, चार्ज करने से पहले जो होता है वही सेलिंग प्राइस होता है और वही परचेस होता है। समझ में आया कि नहीं है?
जीएसटी लेके कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ में कि नहीं है? अब देखो यहाँ पे ये बेच रहा है कितने में, 18,000 रुपए, लेकिन 18,000 में बेच रहा है तो ये भी तो जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि जब इसने इसको बेचा तो ये भी जीएसटी लेगा, तो जब जीएसटी ये लेगा तो ये भी 18% के हिसाब से लेगा। यस और नो? आए बच्चों, 18% के हिसाब से ये भी लेने वाला है, तो जब 18% के हिसाब से लेगा तो यहां पे लिया इसने 3240 18% के हिसाब से, तो ले कितना रहा 18, 21,240 रुपए, 21,240 में बेच रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी, बट सेलिंग प्राइस फॉर हिम इज व्हाट 18,000 रुपीज। तो चलिए इसका एंट्री मारते हैं। अब लिखेंगे बेटा सेल की एंट्री नंबर 2, सेल। अब देखो जैसे इसने सेल किया, इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या है 18,000 है, राइट? तो यहां पे 18,000, लेकिन पैसे इसको कितने मिलेंगे, जीएसटी के साथ मिलेंगे, तो मिलेगा कितना 21,240। तो देखो यहां पे एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया इसको मिला है 21,240, 21,240, और यहां पे लिखेंगे टू सेल अकाउंट, तो यहां पे आपने लिखा टू सेल, सेल प्राइस इसका कितना है 18,000, तो यहां पे आपने लिखा 18,000 रुपीज, और इसने जो जीएसटी चार्ज किया है किससे, रिटेलर से, ये भी इसके लिए आउटपुट हो गया, क्योंकि जब आप परचेस करते हो तो इनपुट जीएसटी होता है जो कि डेबिट होता है बच्चा, और जब आप सेल करते हो तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, वो आपके लिए आउटपुट जीएसटी होता है, जैसे यहां पे मैंने बताया था। तो यहां पे आप लिखोगे टू आउटपुट जीएसटी, और कितना रुपया जीएसटी इसने लिया है, इसने लिया है 3240, तो यहां पे लिखा जाएगा 3240। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि परचेस और सेल का क्या एंट्री होगा। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है। अब देखो ये जब आपने कर लिया, इसके बाद थर्ड वाला पार्ट हम लोग करेंगे, ये थर्ड पार्ट ये करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। ये ध्यान देना, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अभी देखो यहाँ पे होलसेलर ने जब खरीदा था मैन्युफैक्चरर से, इसने कितनी जीएसटी दी थी 2160, और जब इसने बेचा रिटेलर को तो इतने कितनी जीएसटी ली थी, देखो इसने इससे ली थी 3240, और इसने दिया कितना था इसको, देखो 2160, है ना? तो जब इसने दिया था परचेस करते वक्त, देखो यहां पे इनपुट जीएसटी क्या है बच्चा, डेबिट है, और जब सेल किया तो इनपुट जीएसटी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो इसने जितना दिया था वो अपना एडजस्ट कर लेगा, निकाल लेगा। तो यहां पे जो दिया था तो उसने क्या किया था, डेबिट किया था, और जब लिया है तो देखो क्रेडिट किया है। तो इसी में से जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो ये जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, और जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। आया बच्चों की नहीं आया? ठीक है, तो चलिए इसको एडजस्ट करते हैं अभी हम लोग। हाँ, अभी हम लोग को एडजस्ट करना है। तो जब एडजस्ट करेंगे तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, देखो आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, तो यहां पे लिखा जाएगा आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हैं 3240। इसमें से अपना इनपुट को कितना एडजस्ट करेगा 2160 जो ऑलरेडी पे किया था, तो यहां पे लिखा जाएगा टू इनपुट जीएसटी कितने रुपए हैं 2160, और बाकी जो बचेगा देखो 3,240 रुपए इसने कलेक्ट किया रिटेलर से, तो उसमें से अपना इसने काट लिया कितना 2160। अब बाकी किसका है, वो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और 3240 से आप माइनस करो 2160। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये बच्चा आपका आएगा 1080। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से होलसेलर के बुक में जनरेटी हुई है, राइट? अब यहां आ जाते हैं होलसेलर के बाद, अब आते हैं रिटेलर के पास। इसने जितने में बेचा है उतने ही इसने खरीदा है,
राइट बच्चों। अब देखो इसके लिए बोल सकते हो कि इसने बेचा था 18,000। मैंने पहले कहा है कि जीएसटी को कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं लिया जाता है। तो जीएसटी क्या होता है, हमेशा जीएसटी ऐड करने से पहले जो होता है वही परचेज प्राइस और वही सेल प्राइस होता है। तो इसके लिए एक्चुअली में जो कॉस्ट प्राइस है बच्चा, इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है नथिंग बट 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए, राइट। अब देखो इसने रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है, तो कस्टमर को इसने बेचा है 20,000 रुपए में। इसका मतलब इसने प्रॉफिट कितना किया है, प्रॉफिट इसने किया है 2,000 रुपए। तो टोटल हो गया कितना, 20,000 रुपए। वहां पे 20,000 आपको दिख रहा है ना। अब यही इसका देखो एक्चुअली में जो सेलिंग प्राइस इसका माना जाएगा बेटा, यही इसका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस के बारे में बाद में एंट्री करेंगे, पहले हमने इसने जो परचेस किया उसकी एंट्री मारते हैं। तो जब इसकी एंट्री मारोगे तो पहले परचेस की एंट्री मारेंगे। तो यहां पे लिखते हैं नंबर 1 परचेस। जब इसने परचेस किया था तो परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। अब देखो इसने कितने में परचेस किया था, होलसेलर है, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो ये कितने में बेच रहा था, जीएसटी छोड़ गया 18,000। तो इसने परचेज भी किया 18,000 में, तो इसका परचेज हमेशा 18,000 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे परचेज में कितना लिखोगे, 18,000 रुपए। लेकिन इसने पे कितना किया है, इसने पे किया है 21,240। ऑब्वियसली 21,240 क्योंकि इसने सेलिंग किया था 18,000 प्लस जीएसटी के साथ, ये उससे जीएसटी के साथ कलेक्ट किया, तो इसने इसको पे किया था 21,240। तो ऑब्वियसली इसने पेमेंट जो किया है 21,240 किया है, राइट। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक 21,240 इसने पे किया। अब ये एक्स्ट्रा क्यों पे हुआ बच्चे, इसने एक्स्ट्रा इसलिए पे किया है, देखो परचेस इसने किया था 18,000 में, लेकिन जीएसटी दिया था 3,240। तो यहां पे इनपुट जीएसटी हो जाएगा, इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 3,240। तो ये आपको परचेस की एंट्री समझ में आ गई। अब देखो जब ये सेल कर रहा है, तो जब ये सेल करेगा तो ऑब्वियसली ये भी जीएसटी चार्ज करने वाला है, तो यहां पे इसकी भी जीएसटी लेंगे प्लस जीएसटी, और वही 18% जीएसटी इसकी भी है। तो 18% अगर इनकी भी जीएसटी है, अगर 18% जीएसटी यहां है, तो 18 से अगर करोगे 20,000 रुपए तो 3,600 रुपए आएंगे। तो यहां पे टोटल 23,000 रुपए, 23,600 रुपए। तो जब ये सेल करेगा तो 23,600 में करेगा। तो जब ये 23,600 में करेगा तो इसको पैसे कितने मिलेंगे, बैंक में कितने पैसे आएंगे, ऑब्वियसली 23,600 रुपए। तो नंबर 2 एंट्री आप यहां पे करोगे सेल की एंट्री, और सेल की एंट्री जैसे करोगे तो यहां पे इसको पैसे मिलने वाले हैं, सेल कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया मिला, 23,600 रुपए। सेल कितने में किया, 20,000 रुपए में ऑब्वियसली। तो इसने सेल किया उसको कितने में, 20,000 रुपए में। तो सेल में हमेशा बच्चा 20,000 ही जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे टू सेल अकाउंट 20,000 रुपीज। और जब भी आप परचेस करते हो सेल करते हो तो आउटपुट जीएसटी होता है। तो इसने जब जीएसटी इसको कलेक्ट किया तो 23,600। तो यहां पे लिखेंगे टू आउटपुट जीएसटी, और अमाउंट हो गया आपका 3,600 रुपए। देखो यहां तक हमारा खत्म हो गया। लास्ट में अब इसकी भी जो जीएसटी है वो एडजस्ट होगी बच्चों। तो सेम जैसे हमने यहां पे एडजस्ट किया था वहां पे भी एडजस्ट करना है। तो देखो एडजस्ट कैसे करेंगे, देख लो एक बार। तो मालूम है कि इसने यहाँ पे जीएसटी कितनी दी थी, 3,240 दी थी, और यहाँ पे ली कितनी है, 3,600 रुपए ली है। तो इस 3,600 को एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ। तो जब यहाँ पे क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा, राइट, ये डेबिट करना होगा, और ये डेबिट है आपका तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। समझ में, तभी तो एडजस्ट होगा। तो चलिए एडजस्ट कैसे करना है ये देखते हैं हम लोग। तो यहां पे तीसरी बार हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ थर्ड एंट्री। इसको देखते हैं, इसको हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। तो एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी में यहां पे जो क्रेडिट है उसको डेबिट करना है। तो यहां पे करोगे आप आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 3,600 रुपए, और टू इनपुट जीएसटी यहां पे जो आपने दिया उसको एडजस्ट करना है। तो टू इनपुट जीएसटी इक्वल टू 3,240।
3240 और बाकी जो बचेगा आपको पे करना पड़ेगा टू बैंक हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 360 रुपए, तो 360 रुपीज इसे गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं बच्चा लास्ट किसके पास, कस्टमर के पास। तो इसने जब इसको बेचा होगा तो कस्टमर ने ऑब्वियसली खरीदा होगा, तो कस्टमर के पास क्या होगी गारंटी देख लो, ये तो सिर्फ खरीदेगा, ये तो किसी को आगे बेचने वाला नहीं है, तो ये इसके लिए कंज्यूमिंग कॉस्ट होगा। तो ये जब खरीद रहा है तो ऑब्वियस बात है इसने परचेस किया होगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट और यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। इसने कितना पे किया, ऑब्वियसली इसने जब बेचा है इतने में, मतलब इसको पैसे मिले हैं 23,600 रुपए, तो इसको 23,600 अगर रिटेलर को मिल रहा है तो इसने बेचा भी है इसको उतने में, तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा 23,600 रुपए। तो कस्टमर ने लिखा 23,600 रुपए पे करने पड़े, सॉरी हाँ 23,600 रुपए, राइट। लेकिन इसने परचेस कितने में किया था, 20,000 रुपए में, तो इसको इनपुट जीएसटी लगा, तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट कितने रुपए लगे हैं 3,600 रुपए, तो यहां पे लिखेगा 3,600 रुपए। और यहां पे हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्या एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी वाई, क्योंकि देखो इसने जो पे किया है यहां पे जीएसटी, ये किसी और को आगे बेच नहीं रहा है, तो आउटपुट के साथ इनपुट का यहां पे एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड एवरीथिंग, और यहां तक हर किसी को अच्छे से समझ में आ गया है। तो यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, पूरा एडजस्टमेंट आपको कैलकुलेशन कैसे होगा इससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं बच्चों। अब देखते हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी अभी हम लोग कर रहे थे, तो आपको थोड़ा ये समझना होता है कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी होता क्या है। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में क्या है बेटा, इनपुट जीएसटी हमेशा पेड ऑन परचेस होता है, हमेशा याद रखना। जब भी आप परचेस करते हो, तो जब आप परचेस करते हो तभी इनपुट जीएसटी लगता है, और जब आप सेल करते हो तो आउटपुट जीएसटी होता है। तो इसीलिए देखो जब हमने यहाँ पे किया था, जहां जहां पर हमने परचेस किया, देखो इनपुट जीएसटी को डेबिट किया है, और जब आप सेल करते हो तो आउटपुट जीएसटी को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। देखिए यहाँ पे सेल है तो टू आउटपुट जीएसटी, यहाँ पे भी टू आउटपुट जीएसटी। तो हमेशा वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा, इनपुट जीएसटी क्या लगता है, पेड ऑन परचेस होता है, ठीक है ना। तो आपको परचेस करते वक्त पे करना पड़ता है, इसीलिए इनपुट जीएसटी वहां पे डेबिट हो रहा है। और जब आप सेल करते हो तो आप जीएसटी चार्ज करते हो, राइट। और जब चार्ज आप कर रहे हो तो ये पैसे आपको बाद में गवर्नमेंट को चुकाने हैं, तो इट्स अ लायबिलिटी फॉर यू, इसीलिए आउटपुट जीएसटी को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो जीएसटी चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द सप्लायर। तो हमेशा सप्लायर जीएसटी उस पे चार्ज करता है जितने में गुड्स को वो बेच रहा है, राइट। और इनपुट जीएसटी क्या होता है, हमेशा पेड होता है उस प्राइस पे जिसको आप खरीद रहे हो जितने में। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल। अगर हम लोग देखें कि सेल हम लोग जब करेंगे यहाँ पे जीएसटी में कैलकुलेशन में, तो किस किस तरह से सेल होगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा, आपको दिखेगा यहाँ पे मैंने पहले कहा है कि सेल है विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन द स्टेट का मतलब होता है कि मान लो विद इन द स्टेट है, विद इन द यूनियन टेरिटरी है, आउटसाइड स्टेट या कंट्री है, समझ में कि नहीं है। अब जैसे विद इन स्टेट की मैं बात करूं तो विद इन स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं, अपने सेम स्टेट के अंदर में बायर भी है और सेलर भी है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक बंदा है और एक बंदा है, ही इज द सेलर एंड ही इज द बायर। यहाँ पे सेलर कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, बायर कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, राइट बच्चों। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। ऐसे को क्या बोला जाएगा, इंट्रा स्टेट सेल। यहां पे अगर आप देखोगे विद इन द यूनियन टेरिटरी, आप देखोगे हमारे कंट्री में बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे लद्दाख है, चंडीगढ़ है, जहां पे उनकी खुद का अपना लेजिस्लेचर नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो गॉन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉर्मली है। तो वैसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, समझ में कि नहीं है। तो लद्दाख जैसी यूनियन टेरिटरीज है हमारा, तो जो यूनियन टेरिटरीज है उसको कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो अगर मान लो यूनियन टेरिटरी के अंदर में ही बायर और सेलर दोनों सेम यूनियन टेरिटरी से है, लद्दाख मान लीजिए यहाँ पे सेलर भी लद्दाख में है और बायर भी लद्दाख में है, तो इसको भी बोलते हैं बेटा इंट्रा स्टेट सेल। तो इंट्रा स्टेट सेल चाहे विद इन द स्टेट हो या विद इन यूनियन टेरिटरी हो, दोनों का मतलब एक तरह से होता है।
आया समझ में कि नहीं है? तो जब भी इंटर स्टेट सेल होता है तो वहां पे जीएसटी लगता है। तो जीएसटी में बेटा हमेशा दो जीएसटी, दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ये होता है स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। अब मान लो टोटल यहाँ पे 18% जीएसटी लग रहा है तो ऑब्वियसली उसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो यहाँ पे देखो सीजीएसटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा और 9% किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आप विद इन द यूनियन टेरिटरी भी हो तो उसको भी एक स्टेट की तरह ही समझोगे। बायर और सेलर सेम स्टेट में है तो इसको भी इंट्रा स्टेट सेल माना जाएगा। यहां पे भी जीएसटी 18% होगा और यहां पे भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 9%, यहां पे स्टेट बोल के था, यहां पे यूनियन टेरिटरी जीएसटी बोल के है, बट सेम चीज ही है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% मिलने वाला है और 9% आपको किसको मिलना है, स्टेट गवर्नमेंट को। अब आते हैं बेटा, अगर आपका सेलर और बायर दो अलग अलग स्टेट में हो या अलग कंट्री भी हो सकती है, ठीक है ना। इफ द बायर एंड सेलर आर इन टू डिफरेंट स्टेट और टू डिफरेंट कंट्री हो, ठीक है ना। जैसे मान लो वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी या कंट्री के बीच में परचेस सेल हो रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे सेलर कहाँ है, कोलकाता में, बायर कहाँ है, बॉम्बे में। तो देखो अलग अलग स्टेट है बच्चा, राइट। तो दीज टू पीपल आर स्टेइंग, दो लोग क्या है, बायर भी और सेलर भी, दोनों कौन से स्टेट में है, अलग अलग स्टेट में है। तो जब अलग अलग स्टेट में सेल होता है उसको इंटर स्टेट सेल बोलते हैं। तो इंट्रा क्या होता है, विद इन द सेम स्टेट, और इंटर स्टेट क्या होता है, टू डिफरेंट स्टेट या कंट्री भी हो सकता है, राइट। और यहां पे चार्ज होता है आईजीएसटी। क्या चार्ज होता है बेटा, आईजीएसटी होता है। और यहां पे मान लो कलेक्ट टोटल कौन कर रहा है, 18% गवर्नमेंट कर रही है, राइट। और इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट कितना कलेक्ट कर रही है, 18% कर रही है। और हमेशा याद रखना 18% क्या पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, नहीं। इसमें क्या करता है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी और दूसरा 9% जो कंज्यूमिंग स्टेट होता है, जो बायर होता है। मान लीजिए आप कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से आप महाराष्ट्र में बेच रहे हो, तो महाराष्ट्र में खरीदा जा रहा है तो खरीदने वाला जो स्टेट होगा उसको 9% दिया जाता है। तो बाइंग स्टेट को हमेशा जीएसटी का, आईजीएसटी का 9% दिया जाएगा। आया समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे हमने क्या समझा, दो तरह के सेल होते हैं, विद इन द स्टेट बोलो या विद इन द यूनियन टेरिटरी बोलो बेटा, दोनों सेम चीजें होती हैं और उसको हम लोग इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं। और जब भी इंट्रा स्टेट सेल होगा वहां पे सीजीएसटी लगने वाला है और एसजीएसटी लगने वाला है, या सीजीएसटी या यूटीजीएसटी बोल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ यूटीजीएसटी और एसजीएसटी में एक ही फर्क है, ये स्टेट है इसलिए स्टेट जीएसटी बोला गया है, ये यूनियन टेरिटरी है इसलिए यूनियन टेरिटरी जीएसटी बोला गया है। बस फर्क कुछ नहीं है, हम चाहते तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते थे। समझ में आई नहीं है? तो जब भी हम बात करते हैं विद इन द सेम स्टेट तो उसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट सेल, और इंट्रा स्टेट सेल में साथ साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, राइट। और जब आप दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हो तो उसको इंटर स्टेट सेल बोलते हैं और वहां पे आईजीएसटी लगता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चा, कि कुछ जनरलिटी हमने यहाँ की लिखा है, क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझते हैं तो आपको समझने में जनरलिटी और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पहला यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए फॉर ₹1 लाख। अब यहाँ पे देखो मिस्टर ए से आप गुड्स खरीद रहे हो 1 लाख रुपए का। ध्यान देना मैंने क्या बोला है, जितना आपका कॉस्ट प्राइस है पर जो कॉस्ट में कभी भी सीजीएसटी मतलब जीएसटी ऐड नहीं होता, तो आप जो परचेस कर रहे हो उसका कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपए है। तो आपको यहाँ पे परचेस में जो कि आपका खर्चा एक्चुअल में है, तो आप यहाँ पे जब लिखोगे तो परचेस कॉस्ट प्राइस जो आपका होगा हमेशा जीएसटी के बगैर होगा। तो परचेस प्राइस आपका कितना है बेटा, 1 लाख रुपए, राइट, 1 लाख रुपए। बट क्या आप 1 ही लाख दोगे, नहीं, आप 1 लाख रुपए में खरीद रहे हो तो आपको क्या करना होगा, सीएसटी। और ये अज्यूम कर रहे हैं कि विद इन द सेम स्टेट है क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो हमको जीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट करना होगा। तो आप देखोगे सीजीएसटी कितना होगा, 9% बोला है, तो 9% ऑफ 1 लाख, तो 9% ऑफ 1 लाख कितना होता है, 9,000 रुपए। उसी तरह से एसजीएसटी भी होगा, उसका वैल्यू भी 9,000 होगा क्योंकि दोनों का अमाउंट हमेशा बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे टोटल
कितना आ रहा है? 18,000 रुपए जीएसटी के आ रहा है। तो दिस इज द टोटल जीएसटी, एंड टोटल जीएसटी किससे बना हुआ है? सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के बना हुआ है। तो जब आप परचेस कर रहे हो तो परचेस अकाउंट डेबिट कर रहे हो, राइट। बट गवर्नमेंट को जिससे आपने खरीदा है, मान लो परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए, और यहाँ पे कैश परचेस नहीं है, नाम दिया हुआ है, तो क्रेडिट परचेस मानेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू मिस्टर ए अकाउंट, क्योंकि ये आपका क्रेडिटर है, इसको पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करोगे? क्या 1 लाख पे करोगे? नहीं, 1 लाख के साथ 18,000 भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 1,18,000 रुपए। लेकिन 1,18,000 में कॉस्ट प्राइस आपका कितना? 1 लाख है, और 18,000 आपको जीएसटी देना है। तो जब भी आप परचेस करते वक्त जीएसटी आप देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सीजीएसटी, यहां पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, यहां पे लिखोगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और कितने कितने? 9,000। तो यहां पे भी आएगा 9,000 और यहां पे भी आएगा 9,000। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹2 लाख, और उसके ऊपर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% टू मिस्टर बी। आपने मिस्टर बी को सामान बेचा है, तो मिस्टर बी को आप सामान बेच रहे हो, आपका सेल कितने का है? सेल सिर्फ 2 लाख रुपए का है। क्या सेल के अंदर में जीएसटी सीजीएसटी ऐड होगा? नहीं। कॉस्ट प्राइस हो या सेलिंग प्राइस हो, कभी उसके अंदर में सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड नहीं होता है। तो जब आप कर रहे हो सेल 2 लाख रुपए का, तो ऑब्वियस बात है कि आपको सेल तो 2 लाख ही लिखना है। तो यहां पे आपने लिखा टू सेल अकाउंट 2 लाख रुपए। तो आपका सेल कितना हुआ? 2 लाख रुपए। तो आपने यहां पे लिख दिया 2 लाख। अब ये जो सेल कर रहे हो मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी से पैसे लेने हैं, तो बी अकाउंट डेबिट करेंगे। तो क्या मिस्टर बी से, जब आप मिस्टर बी को सेल कर रहे हो, तो क्या उनसे सिर्फ 2 लाख लोगे या उसके साथ जीएसटी भी लोगे? ऑब्वियसली आप जीएसटी भी लोगे। तो यहां पे जब आप 2 लाख पे सीजीएसटी 9% 2 लाख पे निकालोगे तो 18,000 आएगा। उसी तरह से एसजीएसटी जब करोगे 9% के हिसाब से 2 लाख पे, तो ये भी 18,000 आएगा। टोटल आएगा 36,000। तो यहां पे 18,000 लेने वाले हो, है ना। तो मतलब 2 लाख रुपए आपको सामान का मिलेगा मिस्टर बी से, और 36,000 रुपए दोनों जीएसटी के मिला के होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो टोटल कलेक्शन कितना लेना है मिस्टर बी से? 2,36,000। तो यहां पे 2,36,000 रुपए आप लिखोगे मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। लेकिन सेल आपका कितना था? 2 लाख का था, 36,000 रुपए आपका इंटरेस्ट था। तो यहां पे आप लिखोगे टू सीजीएसटी, सॉरी, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और कितने रुपए हैं? 18,000 रुपए और 18,000 रुपए। और इस तरह से आपका ये अमाउंट देखो टोटल 2,36,000 हो गया है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। अब देखो गुड्स ऑफ ₹20,000 रिटर्न टू मिस्टर बी ए। अब देखो ये जो मिस्टर ए को आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपने मिस्टर ए से गुड्स खरीदा था, यस बच्चों। तो जब आपने गुड्स खरीदा था, अब उसी को रिटर्न कर रहे हो, राइट। तो जो आपने खरीदते वक्त, परचेस करते वक्त जो एंट्री मारी थी बच्चा, उसी को रिवर्सल एंट्री मानना होता है। तो जब आप रिवर्सल एंट्री मारोगे, तो ये जो रिटर्न है, इसके साथ जो जीएसटी था वो भी कैंसिल होगा। आया समझ में कि नहीं है? चलो इसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा गुड्स ऑफ ₹20,000 रिटर्न टू मिस्टर ए, तो इस 20,000 का जो गुड्स आपने रिटर्न किया है, इसके ऊपर भी जीएसटी लगा होगा। जब आपने गुड्स ऑफ ₹20,000 रिटर्न टू मिस्टर बी ए, तो मिस्टर ए को आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो जब आपने खरीदा था तो उस वक्त जीएसटी दिया होगा, राइट। तो कितना परसेंट के हिसाब से? यहां पे देखो मिस्टर ए से जब आपने खरीदा था कितने का? 1 लाख, और वहां पे 9% के हिसाब से जीएसटी पे किया था। तो तब आपने किया था, तो यहां पे आपका क्या हो गया? क्रेडिट हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इसी का जब आप रिटर्न कर रहे हो तो बेटा इसी को आपको रिवर्सल एंट्री मानना होगा,
राइट। और रिवर्सल एंट्री जब मारोगे तो यहाँ पे जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा और जो डेबिट है उसको क्रेडिट करना होगा। तो जब भी परचेस और सेल होता है उसको हमेशा रिवर्सल एंट्री मानना होता है। तो जब आप रिटर्न की एंट्री मारोगे तो परचेस करते वक्त आपको जीएसटी भी लगा था तो उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। ऐसा समझ में नहीं है? तो देखो कैसे करते हैं। यहां मिस्टर ए अकाउंट क्या था? क्रेडिट था, तो अब हमको डेबिट करना होगा। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में देखेंगे। और फिर परचेस यहां पे डेबिट था तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो टू परचेस अकाउंट नहीं, परचेस रिटर्न लिख देना है खाली। तो परचेस रिटर्न, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी था तो उसको भी लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट। इसको भी हमें ऐसे लिखना है। अब देखो हमको मालूम है रिटर्न कितने का हो रहा है? 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए का अगर आपका रिटर्न हो रहा है तो इसके अंदर में 9% सेंट्रल और 9% एसजीएसटी होगा। तो ये हो गया आपका 1800, 9% ऑफ 20,000, ये भी हो गया आपका 1800। तो इसका मतलब ये है आपका 1800 रुपए, ये है आपका 1800 रुपए। और रिटर्न कितने का हुआ है बच्चों? 20,000 का। तो ये हो गया आपका 20,000 रुपए। तो 18 3600 होता है, तो ये हो गया 23,600। तो यहां पे आपको लिखना है 23,600 रुपए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं बच्चा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। बोला है यहाँ पे गुड्स वर्थ ₹15,000 रिटर्न बाय मिस्टर बी। अब मिस्टर बी कौन है? यहाँ पे देखो, जब हमने यहां पे दिखाया था कि सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज इतना टू मिस्टर बी, आपने मिस्टर बी को बेचा था। तो जब मिस्टर बी को आपने सामान बेची थी तो अभी उसका ही सामान रिटर्न आ रहा है आपके पास। तो जो सेल की एंट्री आपने मारी थी उसका रिवर्सल एंट्री मानना है। तो यहां पे देखो बी आपने जब सेल किया था तो बी को डेबिट किया था, अब उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना होगा। और यहां पे जो आपने क्रेडिट किया था उसको हमें डेबिट करना होगा, राइट। तो चलिए इसको मानते हैं। अब देखो ये जो सेल रिटर्न है, तो सेल आपने क्रेडिट किया था तो यहां पे लिखा जाएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। और यहां पे जब सेल करते वक्त आपने आउटपुट जीएसटी और सीजीएसटी को क्रेडिट किया था तो उसको भी कैंसिल करना होगा। तो यहां पे लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखेंगे टू मिस्टर बी अकाउंट। अभी ध्यान देना कितने का गुड्स रिटर्न हो रहा है बच्चा? 50,000। तो सेल रिटर्न आपका 50,000 रुपए है, राइट। और 50,000 पे सीजीएसटी 9% दोनों पे लगा होगा। तो 9% ऑफ 50,000 निकालोगे तो कितना आएगा? 4,500 आएगा। ये भी आपका 4,500 आएगा। टोटल हो गया 9,000। तो ये आपका आ जाएगा 59,000। कैसे निकला ये 4,500? अगर सीजीएसटी आप निकाल रहे हो तो सीधा 9% ऑफ 50,000 रुपए करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4,500 हो जाएगा। एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ 4,500 हो गया आपका, ये आया। तो ये 4,500 दोनों में गया, टोटल मिला के हो गया 9,000। तो 59,000 यहाँ पे आ गया। अब आते हैं फिफ्थ एंट्री। गुड्स वर्थ ₹10,000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। हमेशा आपको मालूम है बच्चा, जब भी आपने कोई परचेस किया होगा, पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ किया होगा, विड्रॉइंग किया होगा, तो हमेशा गारंटी क्या होती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होती है। और परचेस आप हमेशा क्रेडिट करते थे। टू, यहां पे आप करते थे टू परचेस अकाउंट। अब देखो यहां पे 10,000 का परचेस आपने विड्रॉ किया है गुड्स, लेकिन एक बात बताओ, आप यहां पे परचेस तो कैंसिल कर रहे हो बेटा, लेकिन जब आपने परचेस किया था तो याद करो परचेस ऑफ गुड्स करते वक्त आप हमेशा जीएसटी को डेबिट करते हो। तो जितने का परचेस आपने किया था उसके हिसाब से जीएसटी पास की थी। अब इसी परचेस को, जितने का गुड्स विड्रॉ हुआ है, आप कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर रहे हो। तो इसके साथ साथ जो परचेस के साथ जो इनपुट सीजीएसटी और जीएसटी था उसे भी हमें कैंसिल करना होगा। आया समझ में कि नहीं है? तो यहाँ पे देखो
वहां पे डेबिट था तो यहां पे लिखोगे टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, और कितना 9% के हिसाब से दोनों लगा होगा, तो 9% ऑफ 10,000 अगर निकालेंगे तो ये 900 आया और ये भी आया 900, तो टोटल कितना हो गया 1800। तो ये हो गया बेटा आपका 11,800 रुपए। तो इस तरह से आपको ड्राइंग की एंट्री मारनी है। तो इजी है ना, एकदम समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट हो गया रिबेट अलाउड टू मिस्टर बी। देखो रिबेट अलाउड टू मिस्टर बी, आपको लग रहा होगा कुछ अलग है, अलग नहीं है बेटा। रिबेट कौन है? मिस्टर बी कौन था? मिस्टर बी को आपने जो सेल किया था, राइट? तो जो सेल किया था वही मिस्टर बी को आप क्या कर रहे हो? रिबेट दे रहे हो। तो अगर आप रिबेट दे रहे हो तो समझ लो जब आपने बेचा था तो मिस्टर बी से पैसे लेने थे, अब जब रिबेट दे रहे हो तो बी घटने वाला है, तो बी वॉज योर डेटर फर्स्ट, अब उसको कैंसिल करना होगा। तो एकदम सेम सेल रिटर्न की तरह एडजस्टमेंट एंट्री होता है। तो यहां पे बी को आपको कैंसिल करना है, तो टू बी अकाउंट डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे। और देखो आप कितने का रिबेट दे रहे हो? 5,000 रुपए का, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे आपको 5,000 रुपए लिखने पड़ेंगे, राइट? रिबेट आप दे रहे हो तो रिबेट यहां पे लिखना पड़ेगा, रिबेट अकाउंट डेबिट लिखोगे। लेकिन आप रिबेट दे रहे हो बेटा कितने का? 5,000 का, लेकिन आप यहां पे 5,000 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी देखो जब यहां पे आपने सेल रिटर्न किया था तो आउटपुट CGST को भी कैंसिल किया था, तो यहां भी अभी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो रिबेट आपकी कितनी है? 5,000 रुपए की। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए? 5,000 के कितने परसेंट? 9%। तो ये आपके हो गए 450 और ये भी आपका हो गया 450, टोटल 900। तो ये हो गया बेटा आपका 5,900 रुपए आपको यहाँ पे क्रेडिट करने पड़ेंगे। आया समझ में कि नहीं है? तो यहां तक आई होप कि सबको समझ में आया होगा बच्चा। ये सिंपल तरीका है जीएसटी को करने का। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो हम लोग बताएंगे कि जीएसटी के इनपुट और आउटपुट जो जीएसटी होता है उसे कैसे एडजस्ट करना है, एग्जाम्पल के साथ और भी सम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि और भी क्लियर हो जाए। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच। और कुछ भी समझ में ना आए तो बच्चों आप जरूर कमेंट कर सकते हो।